हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट, जो कि हमारा सिविल इंजीनियरिंग का वीडियो सीरीज है। कल हमने बिल्डिंग मटेरियल का स्टार्ट किया था, तो सारे सब्जेक्ट हम पैरेलली चलाएंगे ताकि आप सभी सब्जेक्ट का रिवीजन पैरेलली करते रहो। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैप्टर के एंड में मैंने पहले भी बताया था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं चाहे किसी भी एग्जाम में आए हो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ताकि आप लोग कनेक्ट भी करते चलो साथ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे फर्स्ट, सिलेबस तो आपको लोगों को पता ही होगा, मैंने ईएससी का सिलेबस लिया है जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो पहले हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, देन स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो सॉलिड मैकेनिक्स का चैप्टर है, ये आपको बीपीएससी एई में भी काम में आएगा, जनरल इंजीनियरिंग में, क्योंकि उसका सिलेबस सेम ही है। ठीक है, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हो, जनरल इंजीनियरिंग में आपको ये टॉपिक भी काम में आएगा। बाकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपको सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में काम में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिक का देखने वाला है, बेसिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, किसको हम क्या क्या कहते हैं, जिससे क्वेश्चंस बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सबसे पहला टर्म होता है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या होता है? द ज्योमेट्रिकल चेंज प्रोड्यूस्ड। जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करता है तो उसकी शेप में, उसके डायमेंशन में जो चेंज होता है उसको कहते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन कब होगा? जब किसी बॉडी को किसी चीज से सपोर्ट किया गया है, मान लो यहाँ से कोई सपोर्ट हमने प्रोवाइड किया है, और अब अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, अब ये डिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ से सपोर्टेड है और एक तरफ से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका शेप चेंज होगा। अगर ये बॉडी फ्री है तो ये डिस्प्लेस होगा, तब ये डिफॉर्म नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन में ये दोनों मेजर डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट में कोई सपोर्ट नहीं होता, बॉडी फोर्स की वजह से मूव करने लगता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में कोई भी ज्योमेट्रिकल चेंज प्रोड्यूस नहीं होता है, रेदर डिफॉर्मेशन में रिस्ट्रेंट की वजह से ज्योमेट्रिकल चेंज देखने को मिलता है। दूसरा होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे, इट डिफॉर्म्स इफ द बॉडी इज रिस्ट्रेंट, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, अगेंस्ट मूवमेंट, एल्स द बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज। अभी हमने डिस्कस किया, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लास्टली, इफ द बॉडी इज सपोर्टेड बाय एनी अदर फोर्स, तब क्या होता है? अ रिएक्शन इज जनरेटेड। मतलब बॉडी के एक तरफ इधर भी फोर्स है, चाहे इस केस में भी यहाँ पे क्या होगा? एक रिएक्शन जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? कि रिएक्शन जनरेट होगा, क्योंकि एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की। डेफिनेशन क्या कहता है? कि इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स और रिएक्शन पर यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब कि कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट, मतलब फोर्स जो एक्ट कर रहा है बॉडी पे, तो टोटल फोर्स तो हमें पता है कि चलो इतना किलो न्यूटन या फिर इतना केजी फोर्स हो गया। बट अगर उसको हम पर यूनिट एरिया में कन्वर्ट कर दें कि 1 mm स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है, क्यों? क्योंकि हम यूनिट में जब भी हमें पता होता है तो हम उसको ब्रॉडर पिक्चर में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कभी भी हम फोर्स को की टोटल क्वांटिटी से ज्यादा हमारे लिए यूजफुल क्या होता है? पर यूनिट में अगर हमें मिल जाए, वो पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट डायमेंशन में, किसी भी पर यूनिट टर्म में, तो हमें उसकी स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करने में बहुत आसानी होती है। किसी भी दो मटेरियल को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं अगर हमें स्ट्रेस पता है तो। क्योंकि स्ट्रेस एक क्या है? स्ट्रेस क्या है? कि बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करने की क्वांटिटी है। तो अगर किसी बॉडी की स्ट्रेस की कैपेसिटी 20 मेगापास्कल है और किसी एक बॉडी की स्ट्रेस की कैपेसिटी है 30 मेगापास्कल, तो हम दोनों बॉडी को इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि 30 मेगापास्कल वाला बॉडी ज़्यादा स्ट्रेंथ का है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेस। इसका यूनिट आप लोग जानते ही हैं, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर या फिर किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये यूनिट होता है। इसको मेगा पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन पर एम एम स्क्वायर को मेगा पास्कल भी कहा जाता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? पास्कल। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहते हैं पास्कल। स्ट्रेन क्या होता है? जस्ट अपोजिट इसके, कि स्ट्रेस लगाने की वजह से या फिर स्ट्रेस लगने की वजह से या फोर्स लगने की वजह से बॉडी में जो चेंज होता है, डायमेंशन में जो चेंज हो रहा है, जो हमने डिफॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ा था, इसको मेजर करने के लिए टर्म है जिसको कहते हैं स्ट्रेन। डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट डायमेंशन ऑफ द मेंबर। अगेन ये भी हम पर यूनिट मेजर कर रहे हैं कि कोई लेंथ है, मान लो लेंथ चेंज हो रहा है, तो ओरिजिनल लेंथ के रेस्पेक्ट में लेंथ कितना चेंज हो रहा है, ओरिजिनल विड्थ के रेस्पेक्ट में विड्थ कितना चेंज हो रहा है, तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? स्ट्रेन।
ठीक है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी ले सकते हैं कि वॉल्यूम चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कहलाएगा लीनियर स्ट्रेन। तो इस तरह से स्ट्रेन डिफाइन होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में और डिटेल में। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर साल, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। कि किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है और स्ट्रेस एक्ट करता है, तो इन दोनों की मेजरमेंट कैसे की जाती है, कौन कौन से डायग्राम में क्या क्या पॉइंट्स हैं और उनको हम क्या कहते हैं। When the initial area of a specimen is used for the calculation, मतलब इनिशियल एरिया, अब देखो कोई बॉडी है, अगर इस पर हमने फोर्स लगाया तो इसका एरिया हमेशा सेम नहीं रहेगा। मान लो इस पर हमने टेंसाइल फोर्स लगाया तो अभी तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो 5 mm² के एग्जाम्पल के लिए था, बट जैसे जैसे फोर्स लगेगा तो इसकी लेंथ बढ़ेगी तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया घटता जाएगा। तो अगर हम हमेशा स्ट्रेस फाइंड करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है P/A, तो यहाँ पे अगर ए है, वो इनिशियल ए है, डिफॉर्मेशन से पहले का ए ही यूज कर रहे हैं हर एक टाइम पे, वो क्या कहलाता है, नॉमिनल स्ट्रेस या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, अगर हम ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही यूज कर रहे हैं थ्रू आउट द टेस्ट, देन इट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस। अगर हर एक टाइम पे हम जो एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब जितना रिड्यूस हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, वो एक्चुअल एरिया अगर से डिवाइड कर रहा है, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया, तो ये क्या 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 कहलाएगा, ट्रू स्ट्रेस। ठीक है, कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एक्चुअल एरिया ऑफ द बार, जैसा हमने डिस्कस किया। सिंस द एक्चुअल एरिया ऑफ द टेंशन टेस्ट इज ऑलवेज लेस देन, टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं तो एक्चुअल एरिया हमेशा कम होगा, कंप्रेशन टेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा ज्यादा होगा, तो टेंशन टेस्ट में ट्रू स्ट्रेस हमेशा ज्यादा होगा नॉमिनल स्ट्रेस से। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या हो गया, घट गया, डिनोमिनेटर घटेगा तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो बढ़ेगी स्ट्रेस की। अब आते हैं डायग्राम पे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर स्ट्रक्चरल स्टील। याद रखिए ये स्केल में नहीं है, ये विदाउट स्केल है, इनलार्ज किया गया है इसको ताकि अच्छी तरह से हम स्लोप को, कर्व को देख सकें। ठीक है, एक्चुअल में इतना कर्व नहीं होता है, इतना स्लोप नहीं होता है। ये डायग्राम आप सभी ने देखा होगा। अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, देखिए ये क्या है, ये एक्सिस है स्ट्रेस का एक्सिस और ये एक्सिस है स्ट्रेन का एक्सिस। स्ट्रेन को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से और स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से जनरली, बाकी हम कुछ भी डिनोटेशन यूज कर सकते हैं, बट जनरली हम इससे डिनोट करते हैं। जैसे जैसे फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो ये बेसिकली किसके लिए है, माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील इन टेंशन के का डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट कहलाता है ए, मतलब इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, मतलब कि यहाँ तक स्ट्रेन और स्ट्रेस का जो प्रोपोर्शन था वो सेम था, मतलब अगर आप इन सब में से कहीं का भी रेशियो निकालो तो ये आपको सेम मिलेगा। स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन का जो रेशियो मान लो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे भी अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा, और यहाँ पे भी डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा रेशियो, यहाँ पे भी डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा। इसको कहते हैं कि सेम स्ट्रेन रेट, स्ट्रेस स्ट्रेन रेट पे आगे बढ़ रहा है। अप टू दिस पॉइंट स्ट्रेस रिमेन प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, इसलिए इसका नाम होता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, मतलब इसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं है। अब स्ट्रेन हो सकता है ज़्यादा लगाने पे, स्ट्रेस हो सकता है ज़्यादा एक्ट करने पे स्ट्रेन बहुत कम एक्ट हो रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्ट हो रहा हो। ठीक है, इसके बाद जस्ट बाद दूसरा पॉइंट आता है यील्ड स्ट्रेस। यील्ड पॉइंट का डेफिनेशन क्या है कि जिसके बाद विदाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में, मतलब स्ट्रेन देखने को मिलता है, उसको कहते हैं यील्ड पॉइंट, यील्डिंग पॉइंट, इसका नाम होता है यील्डिंग पॉइंट। यील्डिंग पॉइंट मींस कि विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्ट्रेन। क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम इधर जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, मतलब स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये इस एक्सिस पे मूव कर रहा है, मतलब स्ट्रेन बढ़ रहा है, उसकी लेंथ डायमेंशन चेंज हो रही है काफी। ठीक है, इसलिए इसका नाम है यील्ड पॉइंट। अब यील्ड पॉइंट में भी दो होते हैं, एक अपर यील्ड पॉइंट और एक लोअर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट। बी से सी तक को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो, प्लास्टिक फ्लो। सी से डी तक को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, क्योंकि ये दोबारा से लोड लेना शुरू कर दिया है। क्यों? इसको बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रेन इस रीजन को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो, इसको बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो, इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। तो ये हो गया। अब डी पॉइंट को क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस, डी पॉइंट को कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, किसी भी स्टील की जो मैक्सिमम स्ट्रेस को कैरी करने की क्षमता होती है उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। और डी से ई तक क्या है, अगेन आपको नेकिंग फॉर्म होते हुए देखिएगा, इस रीजन को कहते हैं नेकिंग। नेकिंग मीन्स यहाँ पे नेक फॉर्म होता है, आगे मैंने पिक्चर लगाया है, आप वहां से समझ पाओगे। नेकिंग फॉर्म होता है
क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे फेल नहीं होता, उसके बाद भी उसका लेंथ बढ़ता है और अल्टीमेटली ई पे आके फेल होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम है, आप इसमें से पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट्स क्या है। अब मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं इसके बारे में। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बोल्ड में कर दिया है। पहला यहाँ पे बोल्ड क्या है, माइल्ड स्टील को हम क्या कहते हैं, लो कार्बन स्टील कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आया है कि माइल्ड स्टील कौन सा स्टील होता है, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, माइल्ड स्टील को कहते हैं लो कार्बन स्टील। अब जो मैंने अभी समझाया आपको वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या होता है, इस प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट में माइल्ड स्टील की वैल्यू कितनी होती है स्ट्रेस की, तो ये लिमिट में होती है यहाँ पे 210 से लेके 350। आपने सुना होगा माइल्ड स्टील की FE 250 बोलते हैं इसको। तो 250 क्या होता है यहाँ पे, यील्ड यील्ड स्ट्रेंथ होता है, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहे होते हैं हम। FE 250 की बात कर रहे होते हैं, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहे होते हैं। बट इसका रेंज होता है 210 से लेके 350। बट जब हम यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर में तो उसको हम बोलते हैं FE 250, मतलब ऑन एन एवरेज। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट भी है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। और स्लोप क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपने देखा है, स्लोप को कहते हैं, मतलब स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस। ठीक है, अगेन ये पूछा जाता है, स्लोप अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगेन इसी डायग्राम को और आगे बढ़ते हुए अगले पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में भी यहाँ पे डिस्प्ले किया है, आप देख सकते हो इसको, बट बाकी मैंने सारा पॉइंट आपको बता दिया है। और जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे बोल्ड में लिखा है। प्लास्टिक रीजन में जो प्लास्टिक फ्लो होता है, ये रीजन, ये क्या होता है, टिपिकली 10 to 15 टाइम्स द इलोंगेशन दैट अकर्स इन लीनियर रीजन। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्ट्रेन वैल्यू थी इसको बोलते हैं लीनियर रीजन। मतलब इस स्ट्रेन वैल्यू की यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ में या डायमेंशन में चेंज हो रहा है, इसके मुकाबले इसकी वैल्यू कितना गुना होता है, 10 to 15 टाइम्स। इलास्टिक रीजन में जो स्ट्रेन आता है उससे 10 to 15 टाइम्स होता है प्लास्टिक रीजन में डिफॉर्मेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वैल्यू इलास्टिक डिफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में कितना होता है, तो 10 to 15 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रेन हार्डनिंग, हम डिस्कस किया, इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। और ये किस लिए होता है, ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन इन स्ट्रक्चर। ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में कि स्ट्रेन हार्डनिंग होता क्यों है, कि इंटरनल स्ट्रक्चर अगेन, बाहरी स्ट्रक्चर सरफेस क्रैक हो जाता है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर अगेन लोड लेना शुरू कर देता है। और लास्टली आता है अल्टीमेट स्ट्रेन। ये है एक्चुअल डायग्राम स्केल के साथ माइल्ड स्टील का, ये है स्केल के साथ, ड्रॉन टू स्केल। अगर आप स्केल में ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कर्व, इसमें आपको स्लोप बिल्कुल ना के बराबर दिखेगा, बिल्कुल ये वर्टिकल कर्व दिखता है, क्योंकि स्ट्रेन इतना माइनर होता है कि ग्राफ पे वो शो करना मुश्किल है। अगर इसको हम स्केल को कितना भी टाइट करेंगे तब भी आपको ये स्लोप देखने के लिए आपको इस रीजन को कट करके जूम करना पड़ेगा, तभी आपको ये रीजन दिखेगा। ठीक है, तो ये है एक्चुअल स्केल में। यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू भी एक्चुअल है, ये परसेंटेज के फॉर्म में, क्योंकि स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, इसलिए आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रेन है, ये बिल्कुल एक्यूरेट स्केल में है। यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो किलो पास्कल में है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस किलो पास्कल में और स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस होता है। और ये किसके लिए था, ये था माइल्ड स्टील के लिए। और ये किसके लिए है, एल्यूमिनियम अलॉय के लिए। बेसिकली ये एल्यूमिनियम का है, तो एल्यूमिनियम आप देख सकते हो यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस अलग अलग नहीं दिखेगा, आपको सेम डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल था और उसके बाद कंटिन्यूसली ऐसे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। और ये वो स्पेसिमेन है जो टेंशन टेस्ट में यूज होता है, इस तरह का स्पेसिमेन होता है, यहाँ पे ग्रिपिंग होती है दोनों एंड पे। ठीक है, और ये रेंज में आपको यहाँ पे नेकिंग दिख रहा होगा, टूटने से पहले नेकिंग फॉर्म होता है, फ्रैक्चर यही फॉर्म होता है और यहीं पे नेकिंग फॉर्म होता है, ये दोनों ऐसे हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं हम कप एंड कोन या फिर नेकिंग फॉर्म होना। ठीक है, ये क्या है, जिस मटेरियल में मान लो ये यील्ड पॉइंट शो नहीं हो रहा है, जैसे कि हमने अभी देखा था एल्यूमिनियम, तो इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसके लिए क्या होता है, ये ऑफसेट मेथड होता है। हम उसके लिए क्या करते हैं, 0.2% जनरली ऑफसेट हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से, ये 0.2% पे, और इसको ऊपर मैच करते हैं कि कहाँ पे डायग्राम को कट कर रहा है, और ये इसका क्या बन जाता है, FY यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो यही है। तो सिर्फ माइल्ड स्टील में आपको FY अलग से देखने को मिलता है, बाकी कोई भी मटेरियल में जैसे HYSD बार में भी आपको ये देखने को नहीं मिलता है, FY और FU अलग अलग, उस केस में क्या करते हैं, अलग से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये ऑफसेट मेथड में ये पूछा जाता है कितने परसेंट पे लेते हैं, तो 0.2%। और ये क्या है, स्ट्रक्चरल स्टील जो होता है उसमें कार्बन कितना परसेंट होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2% कार्बन। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि स्ट्रक्चरल स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, तो 0.2%। ठीक है, ऑफसेट मेथड के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है ये रबर का डायग्राम है स्ट्रेस स्ट्रेन का। रबर के यहाँ पे दो रबर है, एक सॉफ्ट रबर है, एक हार्ड रबर है।
तो ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। तो कई बार डायग्राम पूछ लेते हैं कि रबर का डायग्राम कौन सा है, इसमें से स्टील का कौन सा है, एल्यूमिनियम का कौन सा है। तो आपको डायग्राम का अगर शेप पता है तो आप इजीली वहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो। रबर जो होता है आप देख सकते हो, इट इज नॉट अ डक्टाइल मटेरियल बिकॉज स्ट्रेन आर नॉट परमानेंट। ठीक है, स्ट्रेन परमानेंट नहीं होता है क्योंकि रबर को आप जब खींचोगे फिर छोड़ोगे तो वो अगेन अपना शेप रीगेन कर लेता है, इसलिए वो डक्टाइल मटेरियल के अंदर नहीं है। बट इट ऑफ कोर्स इट इज अ इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक तो है बट इट इज अ लेस इलास्टिक देन स्टील। ये भी आपको याद रखना है, रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील। ये किसका डायग्राम है? टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल। अब ब्रिटल मटेरियल जो होता है उसका डायग्राम आपको इस तरह का दिखेगा। ये टिपिकल डायग्राम है। यहाँ पे ए क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, और बी पॉइंट क्या है? फ्रैक्चर स्ट्रेस। ठीक है, एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ब्रिटल मटेरियल कौन कौन से एग्जांपल है? कंक्रीट, स्टोन, कास्ट आयरन, ग्लास, सेरामिक्स एंड वैरायटी ऑफ मेटेलिक एलॉयज। सिमिलरली ऑर्डिनरी ग्लास जो है एक आइडियल ब्रिटल मटेरियल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसका डायग्राम आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑर्डिनरी ग्लास का डायग्राम आपको ऐसा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेन जीरो होता है, और स्ट्रेस चाहे आप इतना भी लगाओगे फ्रैक्चर हो जाएगा, बट उसमें स्ट्रेन आपको नहीं देखने को मिलता। दिस इज वाई ऑर्डिनरी ग्लास इज कॉल्ड आइडियल ब्रिटल मटीरियल। क्रिप क्या होता है? क्रिप एक बार पूछा जाता है। क्रिप इज अ व्हेन अ बॉडी इज लोडेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सम मटेरियल्स डेवलप एडिशनल स्ट्रेन आर कॉल्ड। तो सस्टेन्ड लोड पे, मतलब सेम लोड पे टाइम की वजह से, टाइम आगे बढ़ने की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होता है, एडिशनल स्ट्रेन, उसको कहते हैं क्रिप। कई बार पूछा है कि क्रिप का डेफिनेशन क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। रिलैक्सेशन क्या होता है? विद elapse of time the stress in the wire gradually diminishes, eventually reaching a constant value even though the supports are the ends are wire do not move। अगर मान लो ये वायर है, दो सपोर्ट्स के बीच में लगा हुआ है, टाइम के साथ ये स्ट्रेन इसमें बढ़ता है तो इसमें स्ट्रेस कम होने लगता है, क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ रही है तो स्ट्रेस डिक्रीज होने लगेगा। इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस। तो ये जनरली स्टील में देखने को मिलता है। क्रिप इज यूजली मोर इंपॉर्टेंट एट हायर टेम्परेचर। तो क्रिप को ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस करता है वो क्या है? टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा क्रिप देखने को मिलता है, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन स्ट्रक्चर में जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहने वाला है, जैसे कि इंजन हो गया, फर्नेस हो गया, इन सब में हमें क्रिप को ज़्यादा कंसिडर करना पड़ता है। नेक्स्ट है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। इसलिए पूछते हैं एग्जाम में, क्या पूछते हैं कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू कहाँ तक? इलास्टिक। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, नॉट इलास्टिक लिमिट। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ तक है, तो ये याद रखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आता है पॉइजंस रेशियो। पॉइजंस रेशियो क्या है? पॉइजंस रेशियो, अगर ये जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसमें हमने लोड लगाया तो इसकी लेंथ तो बढ़ी और डायमीटर घटा, तो इन दोनों स्ट्रेन का रेशियो, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? पॉइजंस रेशियो। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? लेटरल अपॉन एक्सियल, या फिर लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल अपॉन लेटरल स्ट्रेन भी यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, लेटरल मीन्स इस डायमेंशन का स्ट्रेन डिवाइड बाई इस डायमेंशन का स्ट्रेन। तो ये हो गया लेटरल डायरेक्शन, और ये हो गया एक्सियल या फिर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ठीक है, इन दोनों का रेशियो। माइनस साइन यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे लिखा भी मैंने, लेटरल एंड एक्सियल स्ट्रेन नॉर्मली हैव अपोजिट साइन, क्योंकि एक होता है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा होगा। लेंथ यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे डायमीटर डिक्रीज हो रहा होगा, इसलिए एक का साइन पॉजिटिव और एक का साइन नेगेटिव। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आता है। इसको हम डिनोट करते हैं किससे? न्यू से। और जो पॉइजंस रेशियो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन और स्ट्रेन का रेशियो है। स्ट्रेन अपने आप में एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, दो स्ट्रेन की रेशियो भी डायमेंशन लेस ही होगी हमेशा। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में। हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके आगे का। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।